सीजन का पहला मुकाबला ईडन गार्डन्स के सबसे खूबसूरत मैदान में जहाँ पे एकदम फैंस का जमावड़ा लगता है, वहाँ पे अपने जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है केकेआर, वो वहाँ पे मैदान में आएगी और खेलेगी। चलिए अब कोलकाता की टीम क्या हो सकती है उस पर नजर डालते हैं। सबसे दो मेजर पॉइंट है जो मिस होंगे इस सीजन। एक है कप्तान श्रेयस अय्यर। देखिए कप्तान श्रेयस अय्यर ना स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते थे। उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे स्पिन के सामने, खास करके मिडिल ओवर्स में 150 के करीब जाता है। वो मिस जरूर होगा इस सीजन केकेआर की तरफ से। और दूसरा, मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी। जरूर मिचेल स्टार्क शुरू में महंगे हुए थे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी मैचेस वो हाई स्कोरिंग मैचेस थे जिसमें वो खेल रहे थे। कई बार क्या होता है ना, जब वो गेंदबाज नहीं होता तो हमें पता चलता है कि यार ये गेंदबाज एक ओवर में 15 रन दे रहा है, लेकिन शायद दूसरा कोई गेंदबाज होता तो 20 रन देता, तो वो 5 रन का फर्क पड़ जाता है। और वही इंपैक्ट डाला था मिचेल स्टार्क ने। और साथ ही में जब बात हुई थी एकदम मेन पॉइंट की, जब जरूरत होती है किसी भी टीम को अपने बड़े प्लेयर से ज्यादा की उम्मीद में, तो उसमें खरे उतरे थे मिचेल स्टार्क। जब नॉकआउट का वक्त आया था, फाइनल में कमाल की गेंदबाजी की थी, उससे पहले भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। तो जब वक्त आया, बिल्कुल जो प्राइस थी उसको जस्टिफाई किया था मिचेल स्टार्क ने। वो भी केकेआर के साथ इस सीजन नहीं रहेंगे। नोकिया की पेस आई है, लेकिन क्या वो इतनी धार रहेगी उनमें, उसके पास इतना स्विंग रहेगा, क्या वो आखिरी में आके उतने जबरदस्त यॉर्कर डाल सकते हैं, ये एक चीज देखनी होगी। क्योंकि एंड्रिक नोकिया पिछले 3 महीने से क्रिकेट नहीं खेले, ये बात भी मैनेजमेंट को पता होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी एक बार प्लेइंग 12 पे नजर रखते थे। क्या हो सकती है प्लेइंग 12? क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, रमनदीप। सॉलिड 8। अगर आप देखेंगे ये टॉप 8 अगर फुल फॉर्म में है, बड़ा जबरदस्त आपको बैटिंग यूनिट देखने को मिलता है। आपको नीचे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिलता है, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल का पावर मिलता है, सुनील नारायण का टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर वो बैटिंग करते हैं वहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिलता है, क्विंटन डिको एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिलते हैं। और साथ ही में अगर गेंदबाजी पे नजर डालें, हर्षित राणा पे बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी। क्योंकि हर्षित राणा ने जिस तरह से पिछले साल गेंदबाजी की है, जो उनका करियर ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़े सीनियर खिलाड़ी वाला रोल उनको अदा करना पड़ेगा। जब मुश्किल वक्त होगा, खास करके आखिर के ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में जब विकेट चाहिए होगी, कप्तान अजिंक्य रहाणे उनकी तरफ देख सकते हैं। साथ ही में वैभव अरोरा जो स्विंग कराते हैं नई गेंद के साथ। वरुण चक्रवर्ती का जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ग्राफ ऊपर गया है, वो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ इस सीजन आएंगे केकेआर के लिए। तो वो जो तुरुप का इक्का बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में, यहाँ पे भी मुझे लगता है इस सीजन उनके कंधों पे बहुत ज्यादा भार रहेगा विकेट चटकाने का, सुनील नारायण से भी ज्यादा। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये डिफेंडिंग चैंपियन अभी भी बहुत मजबूत नजर आ रही है। अगर थोड़ी सी मुझे उसमें डिटेल एनालिसिस करनी है, या मुझे थोड़ा सा ये बात सोचना है दूसरी टीम की तरफ से कि केकेआर को हम कहाँ टारगेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ ये हो सकती है कि क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण दोनों अगर ओपन करते हैं साथ में, तो दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ऑफ स्पिन है तो वहाँ पे प्लानिंग करने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। इसी वजह से अजिंक्य रहाणे खुद भी टेम्पटेड रहेंगे शायद ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। पर चेंज करना, जो चीज़ काम करी है, जो उन्हें चैंपियन बनाई है, सुनील नारायण को क्या नीचे फ्लोटर की तरह इस्तेमाल करना कितना सही रहेगा? मेरे हिसाब से शायद नहीं। शुरुआत में यही ध्यान रखना होगा कि उनको वो जो कॉन्फिडेंस गौतम गंभीर ने दिलाया था बैटिंग का, ऊपर बैटिंग करने पे, वही दिलाना ये बड़ा ज़रूरी होगा। बीच वाली बात ये देखना होगा कि स्पिन के सामने मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर की जो कमी है उसको कितना पूरी करते हैं। क्या क्वालिटी स्पिनर के सामने ये जो बल्लेबाजी यूनिट है, क्या वो सक्षम है? क्या अजिंक्य रहाणे स्ट्रेट अवे स्पिन के सामने खेलेंगे तो उतने सक्षम है? क्या वेंकटेश अय्यर स्ट्रेट अवे अच्छी स्पिन के सामने बैटिंग शुरुआत करते हैं, क्या उतने सक्षम है? क्या रिंकू सिंह उतने सक्षम है अगर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं? तो स्पिन के सामने खास करके उनका जो औसत है, उनका जो स्ट्राइक रेट है, ये सारे बल्लेबाजों का जो फास्ट बॉलिंग है या मीडियम फास्ट बॉलिंग है, उनके सामने बड़ा अच्छा है। एंड्रे रसेल भी बहुत कंफर्टेबल नजर आते, रिंकू सिंह भी बहुत कंफर्टेबल नजर आते, और वेंकटेश अय्यर की बात करें तो वो भी फास्ट बॉलिंग के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं। तो ये 2-3 पहलू है जो मुझे लगता है जिसमें सामने वाली टीम उनको टारगेट कर सकते हैं, वरना केकेआर बहुत बढ़िया नजर आ रही है। बेंगलुरु आरसीबी इस साल कब नम दे, इसकी उम्मीद से हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। इस साल नई उम्मीद, नया कप्तान, रजत पाटीदार, लेकिन 18 नंबर की जर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां साल है, विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 है, उनका सपोर्ट रजत पाटीदार के लिए बड़ा जरूरी होगा। जरूर ब्लेसिंग मिली है विराट कोहली की रजत पाटीदार को, तभी कप्तान बने, लेकिन उसके साथ साथ गाइडेंस भी मैदान में बड़ा जरूरी होगा। अब पिछले साल की बात करें, बेंगलुरु ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, लास्ट के 7 मैचेस लगातार जीते थे।
कमाल का सीजन था। मैं देख रहा था, लगातार उनको फॉलो कर रहा था, जिस तरह से एक के बाद एक मैचेस जीत रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक था उनका और वो क्वालिफाई भी हुए थे। अब इस सीजन की बात है, चीज़ें बदली है, बॉलिंग को ज़्यादा पुख्ता करने की कोशिश की है और साथ ही में अगर आप देखेंगे कि फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस बहुत लेके आए हैं। भुवनेश्वर कुमार को लेके आए तो उनसे उम्मीद रहेगी कि वो स्विंग गेंदबाजी करे और अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाए। यश दयाल का साल पिछला बहुत अच्छा गया था, वो आपको एक लेफ्ट आर्म एंगल प्रदान करते जिससे दोनों तरफ वो स्विंग कराते। हेजलवुड, मुझे लगता है हेजलवुड बहुत क्रूशल है क्योंकि उनको जो बाउंस मिलता है, स्पेशली ऐसी पिच पे जहाँ पे बेंगलुरु पे ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये गेंदबाजों के लिए ना कब्रिस्तान है, तो वहाँ पे आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो काम आ सकता है, उनके पास बाउंस है। दूसरा, स्पिन में थोड़ी कमज़ोरी है, लेकिन डिफेंसिव बॉलर है। कमजोरी से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो गेंदबाज है कुणाल पंड्या है, वो ज़्यादा विकेट लेते नहीं है, वो थोड़े डिफेंसिव गेंदबाज है। सुयाश थोड़े नए गेंदबाज है, थोड़ा सर ऊपर करके गेंदबाजी करते हैं तो उन पे ना प्रेशर थोड़ा ज़्यादा डाल सकता है, कंट्रोल पे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पिन के अलावा अगर आप देखेंगे तो फास्ट बॉलिंग को बहुत पुख्ता किया है और बल्लेबाजी में जो पहले था ना कि एक या दो बल्लेबाज होते थे, फिर नीचे ना बहुत ज़्यादा बल्लेबाज होते नहीं थे। मैक्सवेल आए थे बीच में, जो एक अच्छा उनके पास विकल्प था कि जो आके एग्रेसिव अंदाज में खेल सकते, लेकिन अब दो ऐसे बल्लेबाज है, अगर गेंद ज़्यादा ग्रिप नहीं हुई बहुत कुटाई करेंगे। लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड, ये देखिए दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर उनका फॉर्म चल गया, अगर उनका बल्ला बराबर चला तो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। तो क्या आरसीबी दोनों को खिलाने का वो प्लान कर सकती है? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा क्योंकि बैटल के बारे में सोचेंगे, वो लेफ्ट हैंड आपको एक ऑप्शन प्रदान करते हैं, लेकिन ये जो दोनों बल्लेबाज हैं टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टन, मैं देखना चाहूँगा कि दोनों आरसीबी के लिए खेले क्योंकि ऊपर आप देखेंगे तो बहुत पुख्ता बल्लेबाजी यूनिट नज़र आती है। रजत पाटीदार बीच में बहुत क्रूशल बन जाते हैं क्योंकि वो स्पिन सबसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं इस पूरे यूनिट में। जब आप प्लेइंग 11 पे भी अगर नज़र डालेंगे, विराट कोहली का फॉर्म एक और बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ओवरऑल ये जो टीम बनाई है इस साल ऑक्शन में, पूरी कोशिश की है कि बहुत बड़े बड़े नामों के पीछे ना जाए, लेकिन उन लड़कों के पीछे जाए जो काम कर सकते हैं। तो इस उम्मीद से आए हैं। एक बार प्लेइंग 11 पे नज़र डाल देते हैं कि क्या प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 हो सकती है। फिल सॉल्ट का नाम आपको लेना ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छा किया था, केकेआर के लिए चैंपियन भी बने थे। मेरे हिसाब से नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल, नंबर 4 पे रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, 5-6 आप कर सकते हैं। दोनों ही अगर एक साथ आ गए लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड, तो स्पिनर का ज़्यादा मारा हो सकता है उनके सामने, तो इसी वजह से जितेश शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि स्पिन के सामने ओवरसीज़ बल्लेबाज थोड़े परेशान होते हैं, तो एक ओवरसीज़ एक तरफ से और दूसरी तरफ से इंडियन बल्लेबाज, वो अगर आप रखेंगे तो आपको ना गेम चलाने में बतौर बल्लेबाजी यूनिट आसान हो जाएगा। नंबर 7 पे टिम डेविड, नंबर 8 पे कुणाल पंड्या, फिर भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस स्विंग गेंदबाजी में, सुयाश शर्मा, एक विकल्प आपके पास है यश दयाल का पिछला साल बहुत अच्छा गया, जोस हेजलवुड। तो ये आपके 12 है। एक चीज़ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आरसीबी को आगे जाके करनी चाहिए, राशिक सलाम। देखिए राशिक सलाम ने दिल्ली के लिए मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। बेंगलुरु में जो बॉलिंग यूनिट है, स्पिन बॉलिंग यूनिट, स्पेशली मिडिल ओवर्स में, वो आपके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं लेके आती, वैसी बॉलिंग यूनिट है। तो वहाँ पे मुझे लगता है राशिक सलाम जो बैक ऑफ द हैंड स्लो रन डालते हैं, देखिए गिने चुने लोग हैं, पूरे आईपीएल में आपको सिर्फ 2 लड़के मिलेंगे जो बैक ऑफ द हैंड स्लो रन डालते हैं, एक राशिक सलाम और दूसरे मोहित शर्मा। आपको वैसे कोई और गेंदबाज मिलते नहीं है जो इतना बढ़िया स्लो रन डालते हैं और इनके पास वेरिएशन भी है। दिल्ली ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। क्या बेंगलुरु उनको प्लेइंग 12 में लाने का मौका बना सकती है, उस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकती है? क्योंकि मुझे लगता है ये आपको आखिर में भी काम आ सकती है। इनके पास यॉर्कर है, स्लो रन बहुत अच्छा है और मिडिल ओवर्स की 2 या 3 ओवर बहुत अच्छे निकाल सकते हैं, जहाँ पे विकेट टेकिंग एबिलिटी जो शायद स्पिनर के पास नहीं है, उनको ये इन्हांस कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूर बेंगलुरु सोच सकती है। ज़रूर पहला मैच है, बेंगलुरु अपने घर से दूर खेल रही है, थोड़ा सा केकेआर का पल्ला भारी ज़रूर लग रहा है, लेकिन बेंगलुरु मुझे लगता है बहुत उम्मीद के साथ आई है और कहीं ना मेरी अंदर एक फेवरेट टीम भी रही है बेंगलुरु, तो उम्मीद है कि इस सीज़न वो अच्छा करे।